ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਰਫ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ। ਜਿਵੇਂ AS24 ਦੀ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਮਈ 26 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। AS नंबर 4 पता क्या कहता है? क्योंकि एक्चुअली 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ AS ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ 4 ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4 ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ 4 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ AS 4। AS ਨੰਬਰ 4 ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਵੈਂਟਸ ਅਕਰਿੰਗ ਆਫਟਰ ਦ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਡੇਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, AGM ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਮਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना AGM में। तो शेयर होल्डर जब AGM जब तक नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं होते, AGM से पहले चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आएगा, जब तक ये अप्रूवल वाली स्टेज नहीं आती उससे पहले वैसे ही अपन को पता है भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो अगले साल 31 मार्च से बनते हैं, पर कदों तक बनते रहते हैं, ਜਦੋਂ तक अप्रूव नहीं होते उਦੋਂ तक बनते रहते हैं, है ना। तो ਜਦੋਂ तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज नहीं होगी, ਜਦੋਂ तक अप्रूवल नहीं होगी, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਇਹਦੀ डिस्कशन करूंगा AS4। AS4 कहता है 31 मार्च बैलेंस शीट डेट खत्म होने के बाद टिल द डेट ऑफ अप्रूवल जो चीज़ें आपको पता लगेगी ना, वो 2 टाइप्स की चीज़ें होंगी, कुछ को बोलना है एडजस्टिंग इवेंट्स, कुछ को बोलना है नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग इवेंट मतलब 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंट्री पा दो, एंट्री पोस्ट कर दो, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंट्री पोस्ट ना करो। एडजस्टिंग इवेंट की कुछ एग्जांपल, अपना ऑडिटर जो आएगा 31 मार्च के बाद आएगा, ऑडिटर ने आया 31 मार्च के बाद आया, अप्रूव होने से पहले ही ऑडिट करके गया, अप्रूव होने से पहले आपको ऑडिट कर गया और वो ना खर्चा बता गया कि हमारा रिम्बर्समेंट ऑफ द एक्सपेंस 4 लाख के बनेंगे, और आपको कुछ क्या दे गया, ऑडिट फीस तो पता ही होती है, चलो पहले डिसाइडेड, एक्सपेंस की बात होती है कितने एक्सपेंस रिम्बर्स करने पड़ेंगे, बिल आ गया इतने, अगर बिल आ गया तो 31 मार्च को प्रोविजन की एंट्री पानी सौखी होगी, बिल आ गया। लॉ तो वैसे ये बोलता है, AS4 की वर्डिंग तो ये है, कहते हैं वो इवेंट्स जो 31 मार्च को हिंट था, आपको काफ़ी हद तक आपको चीज़ें पता थी, पर एक्चुअल डाटा एक्चुअल फिगर्स 31 मार्च तो बाद आ गया, उन्होंने एंट्रियां पा दो। पर अगर कोई चीज़ का हिंट ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਡੀਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸ ਰਿੰਬਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं सी, कुछ हो भी सकता है, एग्जाम्पल के लिए आग लगना, आग चाहे आपकी अप्रैल में लग गई, तो 31 मार्च को थोड़ी पता आग लगेगी, तो जो आग लग गई अप्रैल में, ਉਹਦੀ एंट्री ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ प्रोविजन नहीं खड़ी कर सकते, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਪਾਓ। AS4 ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ AS4 ਲੱਗੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ AS4 ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਐਡਜਸਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਡੈਟਰ हैवी लॉस सफर कर रहे हैं बिफोर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट डेट तो पहला 31 मार्च तो पहला आप किस तो पैसे लेने 10 लाख रुपए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਇਨਸੋਲਵੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ,
ਤੇ ਲੌਸਿਸ ਇਨਕਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਜੇ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, पर मई ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ डिफॉल्ट कर गया, बैंकक्रप्ट हो गया। 31 मार्च को आपको पता था कि हाँ, अगर आपको 31 मार्च से पहले उसकी पोजीशन के बारे में आइडिया था, बैंकक्रप्ट हुआ चाहे 31 मार्च के बाद, पर यू हैव द आइडिया, एडजस्टिंग इवेंट है, बैड डेट बुक कर सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड डेट जिन्ना मतलब जिन्ने तो लेने बंदे तो 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ अगर लेना है, 4 ਲੱਖ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ प्रोविजन खड़ी कर सकते हैं। ऑब्वियसली बैड डेट ਦੀ एंट्री ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ बैड डेट ਹੋ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ प्रोविजन ही खड़ी होगी। एडजस्ट कर दो रिस्पेक्टिव, कैसे बेसिकली प्रोविजन ही बनाएंगे, प्रोविजन की एंट्री डाल देंगे। एग्जाम्पल 2, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया बिफोर द बैलेंस शीट डेट, पर डिटेक्ट हुआ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। 31 मार्च से पहले पहले चोरी हो गई, पर वो चोरी कब पता लगी? अप्रैल में। चोरी तो 31 मार्च से पहले होगी ना, तो 31 मार्च को आपको प्रोविजन बना देनी चाहिए। या फिर एक और गल, लॉस भी बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप ना एक फाउंडेशन से एग्जाम्पल लेंदे हुंदे सी कि सबस्टांस ओवर फॉर्म कंसेप्ट के ऊपर, कि ट्रांजैक्शन की आप सब्सटेंस देखो, लीगल फॉर्मेलिटीज ना देखो। उसकी एग्जांपल नीचे भी पड़ी है। 31 मार्च से पहले पहले आपने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी सेल कर दी, चाबियां दे दिया, पैसे ले ले, 31 मार्च तो पहला पहला। पर जब रजिस्ट्री कराने की बारी आई, तहसीलदार टपक गया, तहसीलदार टपक गया तो आपकी रजिस्ट्री लेट हो गई, रजिस्ट्री चलेगी अगले फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल के महीने में। अब रजिस्ट्री तो हो रही है अप्रैल में, पर 31 मार्च से पहले आपने क्या, चाबी पकड़ा दी, पैसे आ गए। एडजस्टिंग इवेंट है, चाहे रजिस्ट्री हो रही है अप्रैल में, फिर भी 31 मार्च को आप सेल की एंट्री कर सकते हो गया। सिमिलरली वैसे तो आपको डेटर है तो प्रोविजन बुक कर लेनी चाहिए 31 मार्च को, पर अगर लॉस वगैरह हो गया तो लॉस चाहे आपको डिटेक्ट अप्रैल में हुआ, पर आप फिर भी 31 मार्च को एंट्री डाल सकते हो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट या टू इन्वेंट्री, जो भी चोरी हो। प्रांजल कर क्या रहे हैं, एएस नंबर 4 कर रहे हैं, एएस नंबर 4 इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट। तो ये दो तरीके में क्लासीफाई करेंगे, कुछ एडजस्टिंग कुछ नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग जो है उनका 31 मार्च तक एंट्री डाल दो, नॉन एडजस्टिंग जो है उनको कुछ भी ना करो, बस एक हाँ नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्ट नोट दे देना, डिस्क्लोज कर देना इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में आ जाएगा, नोट दे देना है। ठीक है जी। और एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं बस आपने। नेगोशिएशन फाइनलाइज हो गई, अगर 31 मार्च से पहले नेगोशिएशन फाइनलाइज होगी फॉर इन्वेस्टमेंट, मैं किसी चीज इन्वेस्ट करूँ या कोई मेरे चीज इन्वेस्ट करूँ, ठीक हो गया, इसकी आप एंट्री कर सकते हो। नेगोशिएशंस अगर आपकी फाइनल होगी कि इन्वेस्टमेंट आने वाली है, यदि एंट्री कर सकते हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट डेट तो बाद हो रही है, पर इसकी एडजस्टमेंट करी जा सकती है। पर अगर मैं कहूँ कि 31 मार्च से पहले सिर्फ नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई, तो फिर नॉन एडजस्टिंग, चाहे 31 मार्च तो बाद फाइनलाइज होगी अप्रैल के महीने, 31 मार्च तो पहले सिर्फ स्टार्ट ही हुई सी, नॉन एडजस्टिंग, नोट देना है, एंट्री नहीं करनी, रिकॉर्ड नहीं करनी। प्रॉपर्टी सोल्ड हो गया, कोर्ट केस आ गया, कोर्ट केस स्टार्ट हो गया था बैलेंस शीट डेट से पहले, बैलेंस शीट डेट से पहले कोर्ट केस स्टार्ट हो गया, सेटलमेंट कब होगी, बैलेंस शीट डेट के बाद, अप्रैल के महीने में, मई के महीने च अपन फाइनलाइज हो गया, कोर्ट कहता भी 4 लाख रुपया भरना है, भरना कन्फर्म हो गया। 31 मार्च तो पहले कोर्ट केस स्टार्ट हो गया सी, 31 मार्च में प्रोविजन खड़ी कर लो 4 लाख की। एनआरवी ऑफ द इन्वेंटरी डिटरमाइंड बाय इट्स सेलिंग प्राइस, ਆਪਾਂ एनआरवी ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, एनआरवी ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ एनआरवी ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ, एनआरवी क्या, एक्सपैक्टेड सेलिंग प्राइस। ਹੁਣ एक्सपैक्टेड सेलिंग प्राइस ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਹੈ दैट बिकम्स योर 31 ਮਾਰਚ की एनआरवी। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ एनआरवी, 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। तो एनआरवी कैसे डिटरमाइन कर लो, 31 मार्च के बाद जब एक्चुअल माल बिक जाएगा, माल की जो सेलिंग प्राइस होगा दैट बिकम्स योर एनआरवी। वायोलेशन ऑफ द ग्रांट कंडीशन, केस 12 गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, हमने उसकी कंडीशन जो वायलेट कर दिया। वायलेट कब कर दिया, 31 मार्च से पहले। अगर कंडीशन आपने वायलेट कर दी, कि आपको ये तो पता ही है ना कि रिफंड करना पड़ सकता है, चाहे आपको रिफंड का नोटिस कब आया, बैलेंस शीट डेट के बाद, पर ध्यान रखना बैलेंस शीट डेट के बाद, पर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले होना चाहिए। AS4 तभी लगेगा, एडजस्टिंग इवेंट तभी होगा जब अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले हो, अगर अप्रूवल के बाद हो रहा है फिर कुछ नहीं।
बैलेंस शीट डेट अप्रूव, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले ही आपको नोटिस आ गया रिफंड करने का। 31 मार्च ਨੂੰ प्रोविजन खड़ी कर लो या फिर 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ऑब्वियसली बैंक ਤਾਂ नहीं क्रेडिट करांगे पर आप एंट्री कर देंगे जिवें रिफंड करना होता है तो एसेट फिर से डेबिट करेंगे तो आप एंट्री कर देना एसेट अकाउंट डेबिट टू रिफंडेबल ग्रांट, ग्रांट रिफंडेबल लाइबिलिटी खड़ी कर ली 31 मार्च को लाइबिलिटी खड़ी। राघव मेरे भाई कर क्या रहे हैं? केस नंबर 4 है हमारा इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट। 31 मार्च के बाद अगर आपको पता लगा कुछ एंट्री 31 मार्च से पहले कर दें क्या? जैसे कि आग लग गई वही अग लगी 31 मार्च ਨੂੰ प्रोविजन खड़ी कर लिया ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨॉन एडजस्टिंग। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, लॉस बाय फायर लॉस बाय अर्थक्वेक पहले से नहीं पता होता था तो एडजस्ट नहीं करोगे। पर अगर बैड डेट की बात करें, अगर आपको मई में बैड डेट हो गया 31 मार्च को अगर आपको पता था कि हाँ यदि पोजीशन ढिली चल रही है फिर तो 31 मार्च ਨੂੰ प्रोविजन खड़ी कर सकते हो, जिन्हें तो डेटर है सारी प्रोविजन खड़ी कर लो, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पर अगर आपको 31 मार्च से पहले पता ही नहीं था कि ये बैड डेट हो भी सकता है, अपने को पोजीशन उसकी पता ही नहीं थी, अप्रैल के महीने में सीधा ही एकदम से पटाखा निकला कि बैंक करप्ट। 31 मार्च से पहले अगर कोई हिंट नहीं था फिर आपने इसका एंट्री तो नहीं डालनी, 31 मार्च को प्रोविजन तो नहीं खड़ी कर सकते, नोट दे देना इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट की नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, मेटा वाले हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात कब स्टार्ट हुई? स्टार्ट तो 31 मार्च से पहले हो गई थी नेगोशिएशन, पर कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यार इन्वेस्ट कर भी देंगे। उन्होंने इन्वेस्ट कब किया? एक्चुअल में मई में। अगर 31 मार्च से पहले अगर कोई उम्मीद नहीं थी तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर 31 मार्च से पहले उम्मीद थी, नेगोशिएशन फाइनलाइज हो गई थी, पैसा नहीं आया सी बस, फिर आप उत्थे एंट्री पा सकते हो भी इन्वेस्टमेंट है तो बंदा रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोई इक्विटी शेयर इशू करना तो इक्विटी शेयर इशू कर पा सकते हो। प्रपोजल फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर द बैलेंस शीट बट रजिस्ट्री आफ्टर। प्रपोजल सी माल इन्वेंट्री मतलब लैंड एंड बिल्डिंग बेचना चाहना है, सिर्फ प्रपोज सी, डील फाइनलाइज नहीं हुई सी, एक्चुअली जो पैसा ट्रांसफर नहीं होया, कुछ भी नहीं होया, सिर्फ प्रपोजल सी, एंटर नहीं पानी। सेल एग्रीमेंट हो गया सी बट रिस्क एंड रिवॉर्ड वर नॉट ट्रांसफर। प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट तो हो गया सी भी हाँ मैं भाई चाही देती सी, बेसिकली चाही देती पर हले ना तो पोजेशन दी है ना पूरी पेमेंट हुई है ना। वो लॉ में एक वर्ड होता है ना क्या कि जो चाबियां देती केड़ी डिलीवरी होगी, वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, लॉ में एक वर्ड होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, शायद तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अगर हो गई तो फिर आप एंट्री डाल सकते हो, पर अगर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी नहीं हो रही, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हो रही, फिर आप अपनी एंट्री नहीं डालनी। 31 मार्च तो पहला पहला जो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, एडजस्टिंग इवेंट हो गया, एंट्री डाल सकते हो, चाहे ऑन पेपर्स रजिस्ट्री नहीं हुई, ऑन पेपर रजिस्ट्री 31 मार्च तो बाद हो रही है, ठीक हो गया नहीं। इसके बाद 3 चीज़ें आ गई जो स्पेशल केसेस है ध्यान रखें, जिनका डिविडेंड 31 मार्च तो पहला डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अगर डिविडेंड डिक्लेयर ही हो रहा है 31 मार्च के बाद तो ऑब्वियसली इसका अपन एंट्री नहीं करते, हमें पता ही है, कुछ नहीं करना। अगर आपका एंटिटी गोइंग कर सकता इवन इंडिकेटिंग द देखो, वैसे हमने कहा कि आग लग जाना क्या एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एक्सेप्शन आग लग गई, ਏਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨॉन ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਆਈਟਮ ਨॉन ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਉਵੇਂ ਬਣਾਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ नहीं रहे, एक्सेप्शन। और हमने क्या कहा, लॉस बाय फायर क्या है, नॉन एडजस्टिंग। इधर क्या कह रहे हैं, अगर लॉस बाय फायर इतनी भयानक आग लग गई कि एंटिटी का चलना पॉसिबल नहीं रहा, गोइंग कंसर्न सीज हो रहा है, तो नॉन एडजस्टिंग है पर इस केस एडजस्टिंग बने। किसी भी कारणवश अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है ना तो ऑलवेज एडजस्टिंग। डिविडेंड ऑलवेज नॉन एडजस्टिंग, गोइंग कंसर्न ऑलवेज एडजस्टिंग। अगर गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है ऑलवेज एडजस्टिंग। एंटिटी शुड प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन लिक्विडेशन बेसिस, मतलब समझ गए। वो अपन आगे जाके एक चैप्टर और भी है ना अपना फ्रेमवर्क ऑफ द प्रेजेंटेशन फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हैं कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन होल्ड्स गुड
तो गोइंग कंसर्न अभी चलेंगे लंबा, तो आप नॉन करंट और करंट दिखाओ, इन्वेंटरी कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर पे दिखाओ एक्सेट्रा, अपने जो एसेट्स है हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे दिखाओ। पर अगर गोइंग कंसर्न सीज टू एग्जिस्ट मतलब एंटिटी खत्म होने वाली है, तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी पेबल या रिसीवेबल वैल्यू है। इन्वेंट्री भी बिकन वाली वैल्यू तो दिखाओ, चाहे हो सारा कॉस्ट तो ज़्यादा हो भाई, कॉस्ट तो ज़्यादा है तो दिखाओ, कोई चक्कर नहीं। जनरली कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, पर इन्वेंट्री फिर उस केस में क्या सेलेबल वैल्यू पे दिखा दो। तो अगर आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रहा है तो ऑलवेज एडजस्टिंग, डिविडेंड है ऑलवेज नॉन एडजस्ट। बैक डेटेड चेक, बैक डेटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर द बैलेंस शीट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बैक डेटेड चेक समझिए, कस्टमर ने 4 अप्रैल को चेक दिया, पर चेक के ऊपर डेट कितनी डाली हुई है 28 ऑफ मार्च। अगर 28 ऑफ मार्च को एंट्री कर दे अपा, तो 31 मार्च से पहले पहले एंट्री कर दे, बैंक ऑन डेबिट टू डेटर नहीं कर। तो बैक डेटेड चेक ऑलवेज क्या रहेगा आपका नॉन एडजस्टिंग। PS नंबर 4 इतनी कहानी है, इतनी थ्योरी पढ़ ली ना बहुत है। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है, टाइम अलाउ करता है आपको 30 जून से पहले पहले तक का, तो फिर आप क्या करना है S4 के क्वेश्चन पढ़ लें, पर 30 जून से पहले पहले। अगला अपन ना वो प्रोविजन वाला भी कर लेते हैं, PS29 एक्सेट्रा। प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट है। देखो पहले तो मैं पता कि सर एक तो वर्ड होता था पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और एक वर्ड होता था प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तो ऑलवेज कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में भी दो केस बनते हैं। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन प्रोविजन तब बच जाएगा जब आप अमाउंट रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हो। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पर आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, तो आपका क्या बन गया। अगर आप अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते, एक्चुअल ਵਿੱਚ प्रोविजन वो चीज है जिसकी एंट्री पानी है, एंट्री पानी है तो प्रोविजन, एंट्री नहीं पानी तो कंटिजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन की एंट्री डालते हैं कंटिजेंट लायबिलिटी की एंट्री। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या करते हैं, बस नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। नोट्स कहाँ पे, टू द फाइनेंशियल। अच्छा, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और पॉसिबल का फर्क क्या है दोनों में, कब प्रेजेंट कब पॉसिबल। फाउंडेशन जब आप बस वर्ड यूज कर ले सी पर डिफाइन नहीं किया सी कदों प्रेजेंट ते कदों पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी टू पे, प्रोबेबिलिटी टू पे अगर 50% से ज्यादा है तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अप टू 50% की प्रोबेबिलिटी है तो पॉसिबल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कदों वर्ड प्रेजेंट यूज करना है कदों पॉसिबल यूज करना है, पे करना पऊगा प्रोबेबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है अप टू 50% तो कंटीजेंट लायबिलिटी, मोर देन 50% तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बन गया। अब प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में भी दो केसेस हैं, प्रोविजन भी हो सकता है ओनली इफ अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड, और अगर अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर सकते तो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी। प्रोविजन है तो एंट्री डाल दो, कंटीजेंट लायबिलिटी है तो एंट्री ना डालो, आगे चलो। एक और बात, अगर आपको ध्यान हो ये जो प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी है ना, इसकी डेफिनेशन ऐसी होती थी, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ पास्ट इवेंट, पहला कोई हरकत कर हटे ਉਹਦੇ करके ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पैसे भरने पैणगे। पर अगर कोई हरकत फ्यूचर में फिर से कुछ ऐसी कर सकते हो जिससे वो सिचुएशन रिवर्स हो सकती है। एग्जांपल के लिए फ्यूचर ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक द ओवरऑलिंग और इंस्पेक्शन ऑफ अ शिप्स, फ्यूचर ऑपरेटिंग फीस। इसकी एग्जांपल पता है क्या बनेगी, इफ एन एंटिटी कैन अवॉइड एनी एक्सपेंडिचर बाय इट्स फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में हम कुछ ऐसा करते हैं, एग्जांपल तो आ रही है पर उस केस कि आप फ्यूचर से खर्चा करांगे। एग्जांपल आप माल ਵੇਚਿਆ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਲਟੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ में बिना खर्चा किए अगर कर दें ਤੇ पे ना करने पैन, ਫਿਰ ਕੋਈ एंट्री पाने की लोड़ नहीं। एग्जांपल
हाँ, 31 मार्च तक आपको लग रहा है कि यार हमें पे करना पड़ेगा, हम केस हारने वाले हैं, पर अगर 31 मार्च के बाद हम लॉयर ही चेंज कर दें एंड वो केस बदल दे बंदा, तो उस केस में पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको एडजस्टिंग मतलब प्रोविजन एंट्री डालने की लोड़ नहीं। परफेक्ट, लॉयर चेंज कर दिया। कहानी अगर पासा ही पलट दी है, ऑब्वियस ही है, ज़्यादा पासा पलटता है फिर तो ऑब्वियसली एंट्री करने की लोड़ ही नहीं। जब आपको लग रहा है देना होगा फिर ही एंट्री करो। कंटिंजेंट एसेट क्या चीज़ है? वही बात, जो एसेट आपका हो सकता है पर उसका कितनी अमाउंट होएगी, होएगा भी कि नहीं होएगा, डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर इवेंट। तो आपका कंटिंजेंट एसेट कुछ चीज़ मिलन वाली है, जिमें कि डिविडेंड रिसीवेबल, कंटिंजेंट एसेट। मुफ्त में आपको सरकार कोई ज़मीन देने वाली है, कंटिंजेंट एसेट। पता नहीं देगी ना देगी, ये चीज़ें कदों रिकॉर्ड करनी है जो एक्चुअल विच हो जाएंगी, कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते। इनफैक्ट इसका तो नोट भी नहीं देते। कुछ 2-3 एग्जांपल्स आ गई। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज लॉस वाला कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, ਆਪਾਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੇਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 10 ਕਰੋੜ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12 ਕਰੋੜ। तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, लॉस मेकिंग, लॉस वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक हो गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰੀਏ? ਲਾਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? 2 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਫਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ। ਠੇਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀ ਹੈ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਉਹ ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਚਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਲੌਸ ਆਪਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਕਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ। ਪਰ ਅਗਰ ਪੈਨਲਟੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? तो फिर हम ठेका कंप्लीट करेंगे और 2 करोड़ का घाटा खाएंगे। तो प्रोविजन कितने की खड़ी करो? पेनल्टी या फिर जो लॉस हो जाएगा ऑन फुलफिलिंग द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लोअर, उन्हें दी प्रोविजन खड़ी करो। तो इन केस ऑफ ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन कितने की खड़ी करनी चाहिए हमें? जितना लॉस हो जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर जो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी विच एवर इज लोअर। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग क्या समझे? इट मीन्स अ प्लान टू चेंज द स्कोप और मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। बिजनेस का स्कोप चेंज करने का मतलब क्या समझे? पहला अपनी सैगमेंट्स या अपनी ब्रांचेस 10 है, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾ 1-2 ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਕੋਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 100 ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਸਕੋਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस अगर चेंज कर रहे हैं या फिर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं कोई लाइन ऑफ बिजनेस, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਿਓ ਕਾਹਦੀ? ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੀਲੋਕੇਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਆਫਿਸ 10 ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 100 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਸੈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नॉन कंपटीशन कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कंपीटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कि यार मैं सिर्फ पंजाब में ऑपरेट करूंगा, पंजाब से बाहर ऑपरेट नहीं करूंगा। ठीक हो गया? या फिर मैं पंजाब में ऑपरेट नहीं करूंगा ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਫॉर डायरेक्ट रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। एग्जांपल, पेनल्टी पेबल फॉर वायलेशन ऑफ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। या फिर एक और एग्जांपल की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਲੌਕ ਇਨ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜੂਅਲੀ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੋੜਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਲਓ।
तो वो क्या हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजन होगी। पर अगर आपका स्कोप ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ऑब्वियसली ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟਾਫ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖਰਚਾ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਆਹ 3 ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਹ 3 ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਓ। चैप्टर क्या कर रहे हो, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट, एएस नंबर 20। पेपर में ध्यान रखना, अगर एएस नंबर गलत कोट करके आ गए, वही सेक्शन नंबर वाला सा हो गया ना कोट। प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी को पहले तो डिफरेंशिएट करने के लिए वर्ड आएगा पॉसिबल या फिर प्रेजेंट। पॉसिबल कब बोलना है, अप टू 50% की अगर प्रोबेबिलिटी है टू पे, 50% की प्रोबेबिलिटी है तो पॉसिबल, 50% तो ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी है तो प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल है ऑलवेज कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है दो गलना, अमाउंट कैन बी असर्टेंड, प्रोविजन, अमाउंट कैन नॉट बी असर्टेंड, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी है नोट दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोविजन है एंट्री पा दो। कंटिंजेंट एसेट है नोट भी देने की लोड़ नहीं। प्रोविजन है कंटिंजेंट लायबिलिटी, पैसा जाऊगा, कंटिंजेंट एसेट आऊगा, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੋਟ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾ ਔਨਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਔਨਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੇਕਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੇਕਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੋਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਐਂਕਰ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਦੀ प्रोविजन। रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, बिजनेस का स्कोप बड़ा कर रहे हो या कम कर रहे हो, या फिर आप काम करने का तरीका चेंज कर रहे हो, उस केस में आपका खर्चा होगा कोई, तो खर्चे की प्रोविजन बना सकते हैं, बना सकते हैं। पर ध्यान रखना 3 खर्चे की प्रोविजन नहीं बनानी, मार्केटिंग कॉस्ट की, स्टाफ को रीएलोकेट करना है या फिर अपने फिक्स एसेट को रीएलोकेट करना है, रीएलोकेशन चार्जेस की खर्चा की प्रोविजन नहीं बनानी, नवी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है ਉਹਦੀ भी प्रोविजन। रिम्बर्समेंट, if expenditure required to settle an obligation, if expenditure required to settle an obligation expected to be reimbursed by the other party, reimbursement is separate asset in the balance sheet। मैंने खर्चा कर दिया हमने खर्चा कर दिया एंड बहुत ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਉਹ 'ਚ ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਟਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਫਰੂਟ ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, पर केटरिंग वाले ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ करता यार तू ऐ कर फ्रूट मंगा ला, जितने पैसे लगे साढ़े तो ले ले। तो केटरिंग वाले ने जो फ्रूट ऑर्डर कर दिया उसने टू बैंक तो कर दिया, पैसा तो चला गया उसका। अब क्या वो हमें डेबिट मार सकता है, बैलेंस शीट 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ इज रिक्वायर्ड टू सेटल एन ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड टू बी रिम्बर्स्ड बाय द अदर पार्टी। फ्रूट वाले को उसने पैसा दे दिया, ऑब्लिगेशन उसने पे कर दी, पर ये उसको एक्सपेक्टेड है कि सेटल होएगा। वो एसेट खड़ा कर सकता है ओनली इफ वर्चुअली सर्टेन रिम्बर्समेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट एसेट। मैं तो पैसे लेने एक एसेट खड़ा कर सकता है, ठीक हो गया। रिस्पेक्टिव प्रोविजन एक्सपेंसेस प्रेजेंटेड नेट ऑफ द रिम्बर्समेंट, यदि एंट्री की भी पावांगे जब पे कर दिया, जो पे किया होगा बंदे ने एंट्री पाई होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बैंक, व्हेन पेड 31 मार्च ਨੂੰ जाके की करे एंट्री पा दे रिम्बर्समेंट रिसीवेबल, अमाउंट रिसीवेबल टू पी एंड एल। आ चीज की होगी प्रोविजन एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिस्पेक्टिव प्रोविजन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस हो गया आपका, एक्सपेंस डेबिट हो गया। इधर हमने जो किया ना, हमने एक्सपेंस ही क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान रखना, कहते अगर अपना खर्चा हुआ है डेबिट 40,000 का, तो ये रिम्बर्समेंट आप 40,000 से ज़्यादा की खड़ी ना करना ऑब्वियसली। खर्चा 40,000 देना हो तो 60,000 लेना खड़ा कर लो, 60,000 परमिसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रिम्बर्समेंट शैल नॉट एक्सीड द रिस्पेक्टिव प्रोविजन अमाउंट।
खर्चा अगर 40,000 ਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਟ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਸਟ 40,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਰਿੰਬਰਸਮੈਂਟ का ਆਪਾਂ ਐਸਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਐਸਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ P&L ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋविजन एक्सपेंस इज रिप्रेजेंटेड नेट ऑफ द रिम्बर्समेंट। इसकी एग्जांपल में ना मैं आपको ऐसे बना के देता हूँ। बताने लगे। ईएस नंबर 4 में हमने लास्ट वाली 2-3 चीज़ें क्या पढ़ी थी। अगर गोइंग कंसर्न आपका इंपैक्ट हो रहा है, इवेंट लॉस होया पर मई च होया, अगर गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है, क्या 31 मार्च को प्रोविजन खड़ी करेंगे? प्रोविजन छोड़ो, इनफैक्ट सारे एसेट सारी लायबिलिटी रिसीवेबल पेबल वैल्यू पे खड़ी कर लो। पर अगर मई में लॉस हुआ, आग लगी, पर गोइंग कंसर्न इंपैक्ट नहीं हो रहा, नुकसान था ठीक है 40-50 हज़ार का, पर बड़ी वड्डी गल नहीं, बड़ा फर्क नहीं पैंदा। क्या 31 मार्च को इसकी प्रोविजन की एंट्री भी डालें ना, प्रोविजन भी खड़ी कर दे लोग।
और अगर गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट तरीके में बना दो, ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट है अगर गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट हो रहा है तो। अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है कब, 31 मार्च के बाद, क्या 31 मार्च को प्रोविजन भी खड़ी करेंगे, मतलब डिविडेंड पेबल कुछ समथिंग। थर्ड व्हाट वाज योर बैक डेट? बैक डेट चेक आ रहा है अप्रैल में, पर आ रहा है मार्च की डेट का, क्या मार्च में एंट्री डाल सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डेट? एएस नंबर 4 तीन बातें थी इधर। एएस नंबर 29 में स्पेशल बातें क्या आ गई, एक तो आ गया ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, प्रोविजन खड़ी करनी है। कितनी खड़ी करनी है, जो लॉस होगा फुलफिलमेंट के ऊपर या पेनल्टी, विच एवर इज लोअर, उतनी पेनल्टी उतनी प्रोविजन खड़ी कर लो। नेक्स्ट क्या आ गया बीच में, एक और केस रीस्ट्रक्चर। अगर आप बिजनेस का साइज बड़ा कर रहे हो छोटा कर रहे हो, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कुछ कॉस्टिंग करोगे, कॉस्ट की प्रोविजन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। पर कुछ 3 खर्चे जिनकी प्रोविजन नहीं बनानी है आपने, एक तो मार्केटिंग की, एक नई इन्वेस्टमेंट की, एक रीलोकेशन की, या फिर स्टाफ को रीट्रेन करने की, इनकी प्रोविजन नहीं डालोगे। पर अगर पेनल्टी पेनल्टी थी अब डल गई तो सब्सिडी है, सरकार ना गले वैसे 3 साल तो पहला बिजनेस बंद नहीं करना, पर आप बिजनेस बंद करके चले, सब्सिडी सरकार ने बोर्ड नहीं पाओगी ना, एंट्री पाओ, प्रोविजन खड़ी करो, लाइबिलिटी। हो गया, इतना करके चले जाओ बहुत है। बाकी ना पेपर में ना ये ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ना क्वेश्चन नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दिखाऊं ना, हर बार पेपर में जो क्वेश्चन आता है नया ही आता है। उत्थे दिमाग ही लाना, बस देसी दिमाग जड़ा चलिया उस हिसाब नाल लिख दियो। जैसे कि ये देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कोई। एग्जाम में आया था जैन 25 में, ठीक है? आपने किया तो नहीं होगा कभी, अच्छे आप देख, आप ही बताना कैसे करना है। दिमाग लाइयो भी सड़ तो होंगे कि नहीं। इंजीनियरिंग गुड्स कंपनियां प्रोवाइड आफ्टर सेल वारंटी फॉर 2 साल, 2 साल की वारंटी देंगे। Based on the past experience, the company has been following the policy for making a provision for warranty on the invoice amount on the remaining balance warranty period। क्या पास्ट के बेसिस पे प्रोविजन बनाते हैं फॉर वारंटी, ऑन द इनवॉइस अमाउंट बनाते हैं, इनवॉइस का कुछ परसेंटेज, ऑन रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। वारंटी पीरियड टोटल है कितना, आगे देखना। इनवॉइस लेस देन 1 ईयर तो 2.5% की प्रोविजन, इनवॉइस मोर देन 1 ईयर तो 4.5%। की समझे, मेरे को बताओ क्या समझे। वारंटी है वारंटी, वारंटी मतलब माल बेचता, आफ्टर सेल वारंटी कह रहा क्या, आफ्टर सेल वारंटी माल बेचता, माल बेच के अगर कोई डिफेक्ट होया तो ਅਸੀਂ सही करके देवांगे। किन्ने पीरियड की वारंटी है, 2 साल। इनवॉइस बेचन तो, माल बेचन ਦੀ इनवॉइस डेट तो विदिन 2 साल अगर कोई दिक्कत आती ਅਸੀਂ बेच सही करके देवांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ प्रोविजन बनानी है, प्रोविजन बनानी है मतलब एंट्री की पाओगे एक्सपेंस टू प्रोविजन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, किन्नी प्रोविजन बना के चल। एक 2.5% ਬਣਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ 4.5% ਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 2.5% ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ, 4.5% ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ। 2.5% ਦੀ ਕਦੋਂ, 4.5% ਦੀ ਕਦੋਂ। ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਹਲੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ पे करना पैसा ਦਾ प्रोविजन ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। टाइम थोड़ा है रह गया, आधा टाइम टप के अद्धा रह गया, प्रोविजन घट बना लो, सही हो गया। करना क्या है नीचे, प्रोविजन बना के दिखा दो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड, प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन। डाटा की दे रखे है, अच्छा प्रोविजन कितन दी बनाने, प्रोविजन टू बी मेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड एज एट 31 मार्च 2024। पहला 31 मार्च 23 ਨੂੰ प्रोविजन का सीडी कितना होना चाहिए, प्रोविजन का सीडी कितना होना चाहिए, प्रोविजन का सीडी कितना होना चाहिए 31 मार्च 23 ਨੂੰ। मेरी गल सुनो, जै माल बेचन ਨੂੰ पूरे 2 साल हो गए, फिर प्रोविजन रखनी है कि नहीं रखनी, तो कली कली इनवॉइस डेट तो 2 साल कवर कर लो, 1 साल कितने खत्म हो गया, दूजे साल कितने खत्म हो गया। पहला माल कदों बेचा, 20 फरवरी 21, पहला साल कदों खत्म हो गया, 20 फरवरी 22, दूजा साल कदों खत्म हो गया, 20 फरवरी 23।
अपना प्रोविजन कितना बना रहे 31 मार्च 23 ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛੱਡ ਦੋ 2 ਸਾਲ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 21 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 17/7/2022 ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 17/7/2023 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ ਹਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2022 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ 27 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ खत्म हो गया हाँ पीरियड कितना रह गया था फिर वारंटी पीरियड दूसरा साल कब खत्म होगा 17/1/2024 कुछ तो बाकी है अभी पीरियड तो लेस देन तो कितने परसेंट की 5%। 1 मार्च 2023 पहला साल कब खत्म होगा 1 मार्च 2024 क्या पहला साल खत्म हो गया पहला भी नहीं खत्म होना था 27 जनवरी ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 23 ਤੇ ਖੜੇ ਆਪਾਂ 27 ਜਨਵਰੀ 23 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗਾ 2.5% 1 ਮਾਰਚ 23 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ 1 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 4.5% ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 4.5% 24 ਅਗਸਤ 2023 ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ 24 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ 31 ਮਾਰਚ 23 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚੇਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 850 की प्रोविजन पेपर जा प्रैक्टिकल जा गया देसी जा वही हो जाएगा थ्योरी आ गया जिन्ना मर्जी रट लो कुछ नहीं जिन्नी थ्योरी बस समझ आई है उन्नी चीज लिख के आ जाओ आगे चलो प्रोविजन अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द P&L देखो फर्क है ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀਡੀ ਲੱਭ ਲਈ 6750 ਆ ਗਈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀਡੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬੀਡੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਐਂਡਿੰਗ 31 ਮਾਰਚ 2023 22 P&L ਕਿੰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ P&L ਵੀ 6750 ਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ 6750 ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸੀਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ 20 ਸਾਲ ਚ ਜਦੋਂ 20 केस की 31 मार्च 24 की प्रोविजन लभांगे प्रोविजन की सीडी अलग चीज है प्रोविजन की बीडी वन है P&L क्या रहेगा दोनों का प्रोविजन का बीडी ऑलरेडी कितनी खड़ी है प्रोविजन 6750 स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए आप प्रोविजन की सीडी ढूंढो प्रोविजन क्लोजिंग कितनी चाहिए उस हिसाब से आपको पता लगेगा डिफरेंस P&L क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे अमाउंट डेबिट कितना करे P&L तो पहले तो सीडी ढूंढो फिर सीडी कैसे ढूंढोगे 31 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ 31 ਮਾਰਚ 24 ਤੇ ਖੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਚੌਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪਿਆ 31 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ 24 ਤੇ ਖੜੇ ਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 2.5% ਦੀ ਅਗਲੇ ਤੇ 23 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 24 ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ 24 ਅਗਸਤ 24 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ 4.5 ਅਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ 7645 7655 तो 7655 क्या आ गया आपका प्रोविजन का सीडी प्रोविजन बीडी कितनी बड़ी है 6750 सीडी कितना चाहिए 6 P&L में कितना डाले 905 ये P&L क्वेश्चन तो सौखा ही था वैसे प्रैक्टिकल से आ गया तो वैसे ही हो जाएगा गंदा सा थ्रेटिकल से आ गया तो वैसे भी नहीं नवंबर 22 में आया था देखिए कैसे करना है कुछ At the end of the financial year ending on 31 ਮਾਰਚ 2022 the company finds that there are 20 lawsuits 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 20 ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ which have not yet been settled till the approval of the accounts these case settle नहीं हुए the possible outcomes as estimated possible outcome क्या estimated है
जीतेंगे 50% की प्रोबेबिलिटी है, हारेंगे 40 और 10% की। हारे तो लॉस कितने का होगा? 12 लाख। आउटकम ऑफ ईच केस इज टेकन एज अ सेपरेट एंटिटी, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कंटिजेंट लॉस। क्या मांग रहा है? एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ। पहली बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 केसेस आप जीतोगे। अगर जीतोगे तब कुछ खड़ा करना है क्या? कंटेनेड एसेट बन गया सर, कुछ नहीं खड़ा करना। विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 50%, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 50%, कुछ करना है क्या? हाँ, क्यों नहीं करना? कंटेनेड एसेट बन गया। 40% प्रोबेबिलिटी है, 10% प्रोबेबिलिटी है, 30% प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी है या प्रोविजन है? प्रोविजन के कंटिजेंट लायबिलिटी। दोस्त दोस्त है ना, सामने ने केस करता तुम्हें तो 12 लाख मंगी ने, हारिया तो 12 लाख ही देना पऊगा, पर हारने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਾਉਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਰਟੇਨੇਬਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 50%, ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਕਿ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਟ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਟਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 50% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਲਾਇਬਲੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿ ਨਾਟ ਐਸਟੀਮੇਟ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਣ ਦੀ, 100% ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। डिफेमेशन केस करता, डिफेमेशन केस या तो सामने वाले ने मंगया होवे किन्ना, मंगया नहीं किन्ना, अगला कहता यार इन्हें मेरी गुडविल खराब की है, मंगया उन्हें है नहीं, कोर्ट पता नहीं क्या कहेगा। हो सकता है लखा च गल करे, करोड़ा च गल करे, प्रोविजन खड़ी करी तो किवें करी। तो इस केस में कंटिजेंट लायबिलिटी या प्रोविजन? कंटिजेंट लायबिलिटी। इनफैक्ट क्वेश्चन खुद से हिंट दे रहा है, कहता है कंटिजेंट लॉस के, कंटिजेंट लायबिलिटी के अमाउंट निकलवा कितनी? कैसे निकालो? कैसे निकालोगे कि 20 प्लस 12 32 ਤੇ 31 ਤੇ 63। देना पड़ा तो 12 लाख देना पड़ेगा, पर 12 लाख देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40%। तो ऑन एन एवरेज क्या लगता है कि देना ही पड़ेगा, कितने देना ही पड़ेगा मतलब? तो इसका करके 40% 480, ਇਹਦਾ 10% ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ 10% ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ 20% ਕਰਕੇ 420, ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 14 ਲੱਖ। 222 ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ 22 कैसे कर लिया? तो 7 लाख और 7 लाख 14 लाख हो गया। 14 लाख को क्या करना चाहिए? कंटिजेंट लायबिलिटी दिखाना चाहिए। एक ना ये चीज रहेगी, आ चीज भूल गया ਆਪਾਂ। इसका फैक्ट्स ना ऑब्जर्व करो ध्यान से। आ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, पर फैक्ट्स ना प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्व करो। कहता जितन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। हारन की प्रोबेबिलिटी बाकी 50%। हार के घट डैमेज देने कि ज़्यादा डैमेज देने हैं?
ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਡੈਮੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 40% ਹੈ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਡੈਮੇਜ ਦੇਣੀ ਪਊ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 10%। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਆ 3 ਐਸਪੈਕਟ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ 10 ਕੇਸ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ 20 ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, 20 ਕੇਸ ਚੋਂ ਮੂਰਲੇ 5 केस है तो पक्का जितना है वो तो भूल जाओ, कंटीजेंट एसेट है। अगले 10 केसों में जीत भी सकते हो हार भी सकते हो, जीतना भूल गए, हारेंगे तो ऑन एन एवरेज कितना देना पड़ेगा, इसका आया था 680, तो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके की कर लिया, ऑन एन एवरेज कितना देना पड़ेगा 680, तो एक केस में देना पड़ेगा, 10 केस में टोटल कितना देना पड़ेगा इंटू 10 करके। अगले केस कितनी है 5, एक केस च कितना देना पऊगा 7.20, 10 केस च कितना देना पऊगा 72 लाख, टोटल कितना देना पऊगा तो चलो तो 4 के 140, 4 कैसे आ गया 5 नाल करना है, 5 केस है इतने 36 हो गए तो 4 हो गया, टैक्स ऐसे क्या 680 पर केस है ये, 680 पर केस इंटू 10 केसेस इज इक्वल टू 68 लाख। बुक में पेज नंबर 283 पे है 283। तो 4 लाख दी कंटीजेंट लायबिलिटी, अगला यस नंबर आप 12 पे आ जाए गवर्नमेंट ग्रांट, देखो इंडेक्स से ना 3-4 टॉपिक है जेडे पक्का तुम छड़ देने चाहिए, कोई चक्कर नहीं। एक तो ये 24 मई 26 में आके गया तो 24 छोड़ सकते हो, मई 26 की कॉलम में डाल सकते हो कि 4 नंबर का आ गया, तो सितंबर में तो नहीं आएगा। मे स्किप और सितंबर 26, एक तो ये और एक कावला एएस नंबर 5, एएस नंबर 5 भी ऐड किया गया प्रायर पीरियड आइटम। एक हो गया, एएस नंबर 1 प्योर थ्योरी है और एएस नंबर रिलेटेड पार्टी, एएस नंबर 1 और ये रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी ठीक है पर ਇਹ 'ਚ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਗੇ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ, ਆਊਗਾ ਇੱਕ MCQ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਰ ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕਿਪ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਮੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, AS4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ,
ਇੰਟਰਿਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। इधरों गवर्नमेंट कर लेंगे, ये भी स्किप करने वाला है, ये स्किप करने वाला है, इंटरिम कर लेते हैं, गवर्नमेंट कर लेते हैं, फिर ये टिक हो जाएंगे, इंटरिम और गवर्नमेंट। उधर से फ्रेमवर्क कर लेते हैं, इधर से ये कर लिया, हो गए चलो तो सारे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਟरिਮ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਵਰਨमेंट ਕਰ ਲਈ, ਚਲੋ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या सीन है ये? पूरे साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने, किसी पीरियड के बन रहे हैं, 3 महीने के या 6 महीने के। पेज नंबर है आपका ये 269। क्वेश्चन गल करूँगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਆਟਰ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, जून नहीं, मान लो जनवरी का महीना चल रहा है, 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर 2026, अभी तो आया नहीं, अभी 25, 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025। एग्जाम्पल के लिए आपका करंट क्वार्टर है, जिस क्वार्टर की आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी है। लिस्टेड कंपनियों को क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਵਲੇ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करंट क्वार्टर ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/12 प्लस करंट ईयर का क्यूमुलेटिव 31 दिसंबर तक 9 महीने हो गए, करंट ईयर के 9 महीने, ये नाल की दिखावांगे प्रीवियस ईयर के 9 महीने, एक तो करंट क्वार्टर और एक क्यूमुलेटिव करंट ईयर। करंट ईयर के 9 महीने केड़े बननगे, 1 अप्रैल 25 तो लैके 31 दिसंबर 25 ना 26 25 25 25 करंट ईयर। कंपैरेटिव में क्या आएगा, 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31/12/24। ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ P&L, आप ऐसे दिखाओगे। और सर जो बैलेंस शीट रहेगी, वो बैलेंस शीट तो देखो एज ऑन क्या रहेगी, 31/12/25। बैलेंस शीट एज ऑन डेट होती है, एक पीरियड दी नहीं होती है ना, एक डेट दी है। लास्ट वाली दिखाओगे एज ऑन 31 मार्च 25, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ये आ गया करंट बैलेंस शीट और ये आ गया लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट 31 मार्च की। P&L अलग तरीके से कंपैरेटिव निकलते हैं, बैलेंस शीट का अलग तरीके से हो गया। थ्योरेटिकल हो गया कि कौन कौन से कंपैरेटिव बनाने पड़ेंगे। थ्योरेटिकल MCQ एक बन सकता है 2 नंबर के लिए। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका 2 तरीके से चल सकता है, या तो करंट पीरियड जो 9 महीने है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट P&L बना रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। मैं गलत मटे गया, या तो करंट ईयर के 3 महीनों का या करंट ईयर के 9 महीने। करंट ईयर के 2 इंटरिम है, या तो 3 महीने या 9 महीने, दोनों का प्रॉफिट कढ़न कह सकता है, या फिर कहूगा भी केड़ा खर्चा अलाउड केड़ा खर्चा डिसअलाउड। पंजाबी में एक ही कंसेप्ट है इसमें। अगर कोई खर्चा लगता है एक्रूअल बेसिस पे चलता है, जिहदी आपां प्रीपेड या उसकी एंट्री पाने हैं, एक्रूअल का जिहड़ा उन्हें लगता है लॉजिकल, वो तो एक्रूअल चलाना है।
जनरली ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ एग्जाम्पल ਦੇ ਲਈ कोई बैड डेट हो गया, कोई आग लग गई, या फिर सेल प्रमोशन एक्सपेंस भी। बचपन में +2 तक तो शायद तो आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस खड़ा करते रहे, पर फाउंडेशन जब पाई जी कोई एंट्री नहीं पाई। AS26 बोलता है ऐसा कोई आपने इंटेंजिबल एसेट नहीं खड़ा करना। अब प्रमोशन एक्सपेंस चाहे ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਰਹੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜਿੱਦਣ ਇੰਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੋਗੇ। ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਵਿਆਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਰੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ। ਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। डेप्रिसिएशन है, AS नंबर 1 तो ये गल आ रही है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन क्या चेंज इन, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हो, WDV से SLM, या फिर आप एसेट की लाइफ, पहले आपको था कि 10 साल की लाइफ है, अब आपको लग रहा है 15 साल की लाइफ है, कोई भी ये चेंज हो रहा है, क्या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माने, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माने? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एसेट से रिलेटेड कुछ भी, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ भी चेंज इन एस्टिमेट है। अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ अकाउंटिंग करनी है वो प्रोस्पेक्टिवली करनी है, मतलब पीछे जो हो गया वो भूल जाओ, फ्यूचर में नवे तरीके नाल कर लो। फ्यूचर से डेप्रिसिएशन चेंज होगी, पिछला पीरियड इंपैक्ट नहीं करना। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में आप मेथड चेंज कर रहे हो, लिफो फिफो वेटेड, ये चेंज कर रहे हो मेथड। पहले लिफो था, फिफो पे आ गए, वेटेड था, फिफो पे आ गए। तो अगर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड चेंज हो रहा है तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ है, एस्टिमेट। इन्वेंट्री से रिलेटेड पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पिछले पीरियड्स से भी इफेक्ट दबाएंगे। दो कंसेप्ट ठीक हो गए। अभी देखिए क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही क्या था, हमें ऐसा लग रहा है कि सेल्स ना पहले क्वार्टर में 10% होगी और थर्ड क्वार्टर में 60% होगी, फोर्थ क्वार्टर में फिर से कम। इधर आपको सेल प्रमोशन एक्सपेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो रूटीन का है, ठीक हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस जो दे रखे हैं। अब मेरे को बात बताना, ये 4 करोड़ और 8 करोड़ का खर्चा किया कब है, पहले क्वार्टर में किया है, पर आपको सेल का पैटर्न दे दिया कि थर्ड क्वार्टर में बहुत सारी सेल होनी है, क्या ये डेफर कर सकते हैं कि नहीं? मतलब सारा ये 12 करोड़ का खर्चा पहले क्वार्टर में बुक करना है या सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में भी स्प्लिट मार सकते हैं इसको? पहले क्वार्टर में बुक करना, स्प्लिट नहीं मारना, डेफर नहीं करना। तो ये बोलते हैं खर्चा डेफर नहीं करना, जिस पीरियड में इंकर हुआ उसी पीरियड में खर्चा बुक कर दो। डेफर पता है कौन सा खर्चा करोगे, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਕਰੂਅਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਕਰੂਅਲ ਕੰਸੈਪਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਐਸੈਟ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖਰਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਡੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈप्ट याद रखो। ये देखियो, अकाउंटेंट ने आपको पूर्णिमा शोड नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है उसका, 7,20,000 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग, मतलब ये फॉलोइंग करने के बाद आया, ये काम तो ऑलरेडी उसने कर रखे है, ऐसा कर रखा है। कैलकुलेट द करेक्ट क्वार्टरली इनकम, ਇਹਦਾ आंसर किमें बनाओगे, किस फॉर्मेट से बनाओगे आंसर, इसका आंसर किस फॉर्मेट में बनाओगे? क्या आप ऐसे आंसर बनाओगे कि ऐसे, कंप्यूटेड प्रॉफिट कितना 7,20, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਿਖੀ ਚਲੋ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਐਂਡ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ करेक्ट प्रॉफिट कितना। ऐसी प्रेजेंटेशन का करेंगे, पॉइंट पढ़ो। पॉइंट क्या आपका, बैड डेट हो गए 40,000 के इंकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, करंट क्वार्टर में बैड डेट हो गए 40,000 के, 50% ऑफ द बैड डेट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। क्या सही है डेफर करना, इस क्वार्टर में बुक करना चाहिए था। इन्होंने क्या क्या ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग, ये ट्रीटमेंट कर रखे हैं ऑलरेडी। अगर ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रखे हैं, 50% ही खर्चा बुक किया करना कहना चाहिए था, पूरा खर्चा नहीं बुक किया, क्या करें, खर्चा बुक कर दो, करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस क्या कर दो,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस आ गया कितने का, 35,000 का। इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर हैव बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। सही है गलत है? नहीं करना। करेक्ट क्वार्टर है तो कुछ नहीं करना। थर्ड, एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 की रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर दिया हमने। एडिशनल डेप कितने की आ गई? 45,000। क्यों? क्योंकि आपने चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया। एज्यूमिंग दैट 45,000 इज चार्ज फॉर द थर्ड क्वार्टर ओनली। 45,000 की डेप लाई है मेथड चेंज करके। सही है। अगर मेथड चेंज करते हैं, क्या ये एडिशनल डेप आनी भी चाहिए थी कि नहीं? एडिशनल डेप ड्यू टू चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप वर्ड से क्या समझ रहे हो? ਜਿਹੜੀ थर्ड क्वार्टर ਦੀ सिंपल डेप लानी से तो लाई एक्स्ट्रा लाती, क्योंकि मेथड चेंज किया ना तो एक्स्ट्रा डेप इतनी। अगर मेथड डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो, क्या कोई एक्स्ट्रा डेप निकलती भी है कि नहीं निकलती? मतलब डेप्रिसिएशन अगर मेथड चेंज करते हैं तो क्या करते हैं सर? प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं, मतलब फ्यूचर ਦੀ डेप ਨਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ फ्यूचर ਦੀ डेप ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ डेप ਹੋਊਗੀ, एडिशनल डेप ਦਾ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। एडिशनल ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। एडिशनल डेप ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੋਈ? नहीं। रिकॉग्नाइजिंग एडिशनल डेप 45,000 इन द सेम क्वार्टर। नहीं फिर आई नहीं है, इंटरप्रिटेशन में गलत लग गया। आई नहीं है, सिंपल बस 45,000 का खर्चा अगर डेफर किया होता फिर आप कहते डेफर ना करो, इस साल है तो कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक बार अगला क्वेश्चन फिर पढ़ दे आप। अगले क्वेश्चन डेप्रिसिएशन द फिगर वर्डिंग पढ़ दे। वर्डिंग ये पढ़ियो। फिर से क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसी है? ऑलरेडी प्रॉफिट 4 लाख निकाल के दे रखा है। 4 लाख का प्रॉफिट कैसे निकाला है? रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग 30 नवंबर। On inquiry, you observe the following. You observe the following. Give the treatment as per AS 25. Prepare and adjusted profit before tax for the third quarter. In the third quarter, the company had changed the debt method from WDV to SLM, which resulted in excess debt of 12 लाख। देखो जिस तरीके ਨਾਲ मैं बोल रहा सी ना, उस तरीके की वर्डिंग आपले क्वेश्चन च है। हमने मेथड चेंज किया WDV से SLM, उसके कारण क्या हुआ? एक्सेस डेप आ गई 12 लाख। Entire amount have been debited to the third quarter, though the share of the third quarter is only 3 lakh। एक्सेस डेप कितने की आ गई? 12 लाख। हमने इंटायर ही चार्ज कर दी इन द थर्ड क्वार्टर। हालांकि थर्ड क्वार्टर का हिस्सा कितना होना चाहिए था? मतलब अगर पूरे साल में बांटते, 4 क्वार्टर में बांटते, बटा 4 करते, फिर 3 लाख आता। क्या बटा 4 करना भी चाहिए था या नहीं? नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पूरा कर रखा है डेबिट, तो क्या सही कर रखा है? तो कुछ करना है क्या? नहीं। बस ये चीज़ आपने लिख रखी होगी ना, इनकम एक्सपेंस सिर्फ करंट क्वार्टर में बुक करो, किसी और क्वार्टर में नहीं। करंट क्वार्टर में बुक कर दो। ये पता नहीं वैसे एक्सेस डेप या एडिशनल डेप किनू कह रही है। वैसे तो अगर अपन ने डेप्रिसिएशन फाउंडेशन में जो किया है, इधर भी ऐसा ही है। ये स्टैंडर्ड जो तो क्वेश्चन करोगे, अगर मेथड चेंज होएगा ना तो इक्को डेप की फिगर निकलूगी एंड ਉਹਨੂੰ एक्सेस डेप या एडिशनल डेप नाम देना बनता नहीं। एक्सेस डेप निकलूगी नहीं कुछ, बस इक्को डेप निकलूगी, वो चार्ज कर देंगे गल कर। पर फिर भी ये वर्ड कह रहे हैं एडिशनल या एक्सेस, बस आपने ध्यान ये रखना है। चल जो भी है स्प्लिट नहीं मारना है। पर अगर ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट पढ़ लो, ये सेकंड पॉइंट पढ़ लो, 80% ऑफ द सेल प्रमोशन एक्सपेंस 15 लाख का क्या पता करना कि है जेडे क्वार्टर का है उस क्वार्टर च वट पाओ। कहना उन्होंने इंटायर डेबिट करता था, सही किया, फिर कुछ ना करो। 80% of the sale promotion expense 15 lakh का incurred in the third quarter have been deferred to the fourth quarter as the sale in the last quarter was high। सेल प्रमोशन एक्सपेंस अगले क्वार्टर पे डेफर कर दिया। डेफर करना चाहिए था, डेफर कर दिया। 80% ऑफ द सेल प्रमोशन एक्सपेंस 15 लाख। डाउट? 15 लाख 80% है, 100% है? 80% ऑफ सेल प्रमोशन एक्सपेंस हैज बीन डेफर्ड। परफेक्ट। 80% डेफर कर दिया। 80%
डेफर कर दिया टू द फोर्थ क्वार्टर। हम किस क्वार्टर में खड़े हैं? हम थर्ड क्वार्टर में खड़े हैं। 15 लाख क्या है? 100%। 15 लाख का 80% हमने डेफर कर रखा, मतलब खर्चा बुक नहीं किया गया, खर्चा बुक करो। 15 लाख का 80% आई थिंक सो 12 लाख का खर्चा बुक नहीं किया हुआ, खर्चा बुक करो, माइनस कर दो 12 लाख कर दिया, माइनस 12। हमने इन्वेस्टमेंट बेची थी कितने की? फर्स्ट क्वार्टर में बेची थी, जिससे गेन कितने का आ गया? 20 लाख का। कंपनी ने पोर्शन कर दिया सभी क्वार्टर में, तो कंपनी ने जी अकाउंटिंग की हुई है उस उन्होंने तो प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा। पहले क्वार्टर की इन्वेस्टमेंट बेची सी, प्रॉफिट आया सी 20 लाख का। सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्टेड इन अ गेन ऑफ 20 लाख। पहले क्वार्टर में बेचा था, 20 लाख का प्रॉफिट आया था, और हमने क्या कर दिया, 4 क्वार्टर में बराबर बांट दिया, 5-5 लाख। थर्ड क्वार्टर में इनकम बुक कर रखी है, करनी चाहिए थी, तो क्या कर दें, थर्ड क्वार्टर जितनी इनकम बुक की थी माइनस का हो जाएगा इंटरिम फाइनेंशियल। हो गया बस। एक और क्वेश्चन पढ़ लो, चलो चौथा। कहता मिस्टर लिमिटेड इंकर्ड 2 लाख का नेट लॉस फ्रॉम अ डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट। बताना, 30 को कहते हैं एक बिजनेस सेगमेंट हमने डिस्पोज ऑफ कर दी, बेच दी। अगर बिजनेस सेगमेंट बेचोगे, कब बेचिए? 30 जून को। लॉस कितने का होगा? 2 लाख का। एक बार में इसी क्वार्टर में बुक कर देना चाहिए, अप्रैल मई जून में, या डेफर करना चाहिए, हौले हौले राइट ऑफ करना चाहिए? लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट बेच दिया, लॉस आ गया 60, 2 लाख का, सॉरी। एक बार में राइट ऑफ करना चाहिए या डेफर करना चाहिए? एक बार में, इस क्वार्टर में किया, तो इसका ये रहा। 30 जून तक क्वार्टर केड़ा हो गया? 1 जून तो 30 सितंबर वाला क्वार्टर, जून जुलाई नहीं, अप्रैल मई जून वाला हुआ ना, अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर हुआ ये। कहता हाउ वुड द अबव ट्रांजैक्शन बी इंक्लूडेड इन द डोमिनेशन ऑफ द नेट इनकम फॉर द इंटरिम 6 मंथ इंटरिम पीरियड ईयर एंडिंग 30 सितंबर। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਿਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ? ਰਾਜੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਇੰਕਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਇੰਟਰਿਮ ਜਿੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੂਰਾ 2 ਲੱਖ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੂਰਾ 2 ਲੱਖ, ਪੂਰਾ 2 ਲੱਖ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। As at 30 September would report the entire amount of 2 lakh as the loss of the disposal। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ P&L, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ P&L, ਕਦੇ ਕਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ P&L। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰਿਮ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਟਰਿਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੋਂ? 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ P&L ਬਣਾ ਰਹੇ हैं, तो इस P&L 'ਚ होगा 2 लाख पूरा। चलो, पीरियड क्या आपका 1 अप्रैल से 30 सितंबर। पुरानी बैलेंस शीट कब बनी होगी इससे पहले, या P&L कब बना होगा? 31 मार्च को। इसके बाद कब बन रहा है? अभी 30 सितंबर को। कहता 31 जुलाई ਨੂੰ द कंपनी पेड 60,000 ਦਾ प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर X1। तो करंट ईयर कैलेंडर ईयर के लिए आपने क्या कर दिया? प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया। अब प्रॉपर्टी टैक्स क्या, जब पे किया तब का खर्चा, एक्रूअल वाला कंसेप्ट लगाएं इसके ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर पे किया। अगर तो आधा वर्ड पेनल्टी पे करी, तो जब पे करी तब का खर्चा या पूरे साल का खर्चा? जब पे करी तब का खर्चा। अगर मैं कह रहा हूँ सिंपल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पेनल्टी नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स पूरे साल का या जब पे किया तब का खर्चा, इसके ऊपर एक रूल लगाना चाहिए। 6 महीने में कितना खर्चा बुक करोगे? 60,000 12 महीने का है तो 30,000। इस पीरियड से कितना खर्चा बुक होना चाहिए? 30,000। तो 30,000 वुड बी रिपोर्टेड एज अ एक्सपेंस इन द फॉर द 6 महीने का पीरियड। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਣਾ है? 31 मार्च की बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होगा? ये इस कैलेंडर ईयर का पेज ही है। कौन सा कैलेंडर ईयर? लेट्स से 2021 कैलेंडर ईयर का।
तो ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 31 ਮਾਰਚ 21 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ 21 ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 31 ਮਾਰਚ 21 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 31 ਜੁਲਾਈ 21 ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ 2021 ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ 31 ਮਾਰਚ 21 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ 21 ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖੂਗਾ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕੀਤਾ 60000 ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਪੇ ਕੀਤਾ ਫੋਰ 2021 पूरे साल के लिए पे करता आ पूरे साल के लिए इस पूरे साल के लिए पे कर दिया कब पे करिए 31 जुलाई 31 मार्च की बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए और कितना लाइबिलिटी दिखनी चाहिए पेबल दिखना चाहिए कितने महीने का साल का 1 जनवरी तो लैके 31 दिसंबर तक का पे किया आप 60000 31 पिछले साल का 31 दिसंबर तक का तो पे किया ही है करंट ईयर के कितने महीने का देना बाकी सी एज ऑन 31 मार्च 21 एज ऑन 31 मार्च 21 करंट ईयर के सिर्फ 3 महीने का ही देना बाकी सी ना तो 3 महीने का खर्चा बुक किया 3 महीने का आउटस्टैंडिंग 3 महीने का कितना बन गया 60000 पूरे साल का क्वार्टर का 15000 रुपये हो गया 3 महीने का तो 3 महीने का इधर क्या होना चाहिए बैलेंस शीट डेट पे 15000 रुपया आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 30 सितंबर तक कितना पे होया हुआ है 60000 पर 30 सितंबर तक का खर्चा कितना है 45 तो 15000 यहाँ पे क्या होना चाहिए नहीं समझ आया तो टाइमलाइन बना लो सब आंसर में बाकी ये बात लिखी हुई 15000 फॉर Jan 21 to March 21 should be shown as outstanding payment for the previous year and another 15000 relating to the quarter AHA should be reported as a prepaid expense. तो ये वाली बैलेंस शीट है इधर ये क्या दिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ये वाली बैलेंस शीट में क्या दिखना चाहिए 15000 का प्रीपेड और इस पीरियड का ये 60000 का 30,000 का खर्चा बनता है केवल पी एंड एल का चले आगे अब लास्ट ये क्या दे रखा है बस लास्ट क्वेश्चन है स्लैब टैक्सेशन होती है ना स्लैब टैक्सेशन पहले 5 लाख 30% पे टैक्सेबल है बैलेंस का 40% पे टैक्सेबल है हमें ये लगता है कि क्वार्टरली इनकम कितनी अर्न करेंगे 75 या 2.5 लाख 3.5 लाख और 375 और 3 लाख पूरे साल में कितनी इनकम अर्न करेंगे बेसिकली 10 लाख गल ये है भी पहले क्वार्टर के कितना टैक्स पाइए वैसे तो देखो पहले 5 लाख ते 30% टैक्स है तो क्या 75,000 का 30% पहले क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंस इतना डाले पहले 5 लाख की इनकम ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ 30% ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 75000 ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ 75000 ਦਾ 30% ਆਏ करके इतना खर्चा पाइए द आंसर इज नो कहते हैं आप क्या पूरे साल का एस्टिमेट करो इनकम कितनी होगी पूरे साल का एस्टिमेट करो टैक्स कितना होगा एक वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालो कैसे निकालोगे इफ वी आर थिंकिंग सो कि पूरे साल में इनकम कितनी होगी 10 लाख तो पूरे साल का ऑन एन एवरेज टैक्स कितना बनेगा पहले 5 लाख का 30% अगले 5 लाख का 40% कितना बनेगा तो 3.5 लाख का टोटल टैक्स बनूगा तो इनकम कितनी है अपनी 10 लाख तो ऑन एन एवरेज टैक्स रेट कितना आ गया वेटेड एवरेज टैक्स रेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट 35% आ गया अगर स्लैब टैक्सेशन हो स्लैब टैक्सेशन तो क्या करो पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम पूरे साल का एस्टिमेटेड टैक्स वेटेड एवरेज टैक्स रेट पहले क्वार्टर की इनकम कितनी है 75,000 पहले क्वार्टर का टैक्स कितना पाना है आपका पहले क्वार्टर का ਜਿਹੜਾ P&L ਬਣੂਗਾ ਉਹ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ 75,000 ਦਾ 35% ਟੈਕਸ ਕਿਊ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ओके इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया इसके बाद हमने करना है गवर्नमेंट ग्रांट क्या तो 1 घंटा 20 मिनट
MCQ करा के तो ना। गवर्नमेंट ग्रांट बहुत सौखा सा टॉपिक है। पॉइंट नंबर 1, जो भी करना है पर्सपेक्टिव करना है। क्या? जो भी करना है पर्सपेक्टिव, एसेट से रिलेटेड, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जो भी करना है पर्सपेक्टिव इफेक्ट देना है। मतलब पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट आपकी 3 तरीके की हो सकती है। 3 तरीके कौन से? गवर्नमेंट ग्रांट 3 तरीके की आ सकती है। ग्रांट या तो एसेट के लिए, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए, या फिर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अगर आपको एसेट के लिए ग्रांट आती है तो क्या करोगे? अकाउंटिंग। और या तो ऐसा या ऐसा। क्या? जब ग्रांट आएगी, एंट्री बैंक ऑन डेबिट, टू क्या करे? एक ऑप्शन, एसेट के लिए ग्रांट आ गई। ग्रांट आ गई मतलब सरकार ने आपको कैश दे दिया। कैश दे दिया 10 लाख। एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू एसेट पीपी। एक ऑप्शन जब ग्रांट आई बैंक ऑन डेबिट टू पीपी। दूसरी ऑप्शन बैंक ऑन डेबिट टू, और है ये दोनों में से एक, डेफर्ड ग्रांट। देखोगे एग्जाम्पल के लिए, आपका पीपी लेट से कितने का था? 20 लाख का। सरकार ने ग्रांट कितने की दे दी? 10 लाख की। कैप्शन का रेट कितना है? लेट से 15% है। बैंक ऑन डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट, ये वीडियो में चलने दें, वीडियो अलग बनाए। डेफर्ड ग्रांट 10 लाख की आ गई, या तो बैंक ऑन डेबिट टू पीपी 10 लाख, या बैंक ऑन डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट कितना? इस केस में पीपी की वो क्या है? बुक वैल्यू, नेट सीडी कितनी है? पीपी की बुक वैल्यू कितनी रह गई? 10 लाख। इधर पीपी की बुक वैल्यू कितनी पड़ी है? अब जब साल के एंड पे डेप लगाने की बारी आएगी, ये लेट से आपको 1 अप्रैल को ही आ गई थी। एक और बात बताऊँ इंपॉर्टेंट, पीपी आपने कब खरीदा? लेट से 1 अप्रैल को खरीदा, पर जो ग्रांट आपको आई लेट से 1 अक्टूबर को आई, 6 महीने बाद आई। इधर डेप्शन निकालना है, कैसे निकालोगे? डाउट। मूरले 6 महीने दी 20 लाख थे कि पूरे सारे साल दी 10 लाख थे? सारे साल दी 10 लाख। मूरले 6 महीने ਦੀ ਹਟ, पिछले 6 महीने ਦੀ ਹਟਾਈ नहीं करना। ग्रांट ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 10 लाख रखो सारे साल। आपको याद है यार? याद था आपको ये? तो 10 लाख के ऊपर लगानी है। ग्रांट कदों आई वो मैटर नहीं कर रहा है, 10 लाख ते लानी है। कितने परसेंट ते लानी है? 15% ते लानी है। कितनी होगी? 1.5 लाख होगी। एंट्री की बात होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी कितना? डेप्रिसिएशन या फिर पीएनएल में जाके डेबिट हो जाएगा कितना? पर अगर हमने डेफर्ड ग्रांट खड़ा किया था तो डेप्शन कितनी लगेगी? डेप्शन या पीएनएल डेबिट कितना होगा? टू पीपी 20 लाख का 15% 30 लाख, 3 लाख। उधरों की कर दो एक और चीज, एक और एंट्री कर दो। अजय डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर रखा है, उसकी एंट्री क्या कर दो? डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू, इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड ग्रांट को क्या करते रहो? अमोर्टाइज करते रहो। और कितना अमोर्टाइज कर दे? 1.5 लाख। 10 लाख की डेफर्ड ग्रांट खड़ी है, 10 लाख का कितने परसेंट? डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। इससे क्या हो जाएगा? नेट पीएनएल में उतने डेबिट हो गया जितना इधर था। नेट डेबिट 1.5 लाख, पीएनएल डेबिट 3 लाख डेबिट, 1.5 लाख क्रेडिट, नेट डेबिट कितना? 1.5 लाख। एक ऑप्शन बैंक टू पीपी, दूसरी ऑप्शन बैंक ऑन डेबिट टू डेफर्ड। आगे तो जब ग्रांट रिफंड करने की बारी आएगी, अगर तो आपने पीपी में डेबिट किया होगा तो एंट्री क्या करोगे?
पहले पीपी क्रेडिट किया था, अब रिफंड कर रहे हैं तो एंट्री क्या करोगे? पीपी डेबिट, पीपीई डेबिट टू बैंक, तो रिफंड कर। और इधर क्या करोगे जब रिफंड करोगे तो? डेफर्ड ग्रांट का लेजर खुला पड़ा है, डेफर्ड ग्रांट डेबिट। और व्हाट इफ डेफर्ड ग्रांट तो थोड़ी थोड़ी हम पीएनएल में मोर्टाइज करते गए ना, लौटानी पड़ेगी तो पूरी लौटानी पड़ेगी ना, तो 10 लाख लौटानी पड़ गई। डेफर्ड ग्रांट में तो वैल्यू कम है, लेट से 1.5 लाख की डेप लग गई, तो डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ेगा? 8.5 लाख। पर टू बैंक कितना लौटाना पड़ेगा? 10 लाख। तो बैलेंस पीएनएल डेबिट कर दो, बैलेंस पीएनएल डेबिट। इस केस में जब पीपी डेबिट कर दिया, पीपी ऑलरेडी कितनी रह गई थी आपकी? 8.5 लाख रह गई थी डेप लगने के बाद। डेबिट कितना कर दिया हमने? 10 लाख। कितना हो गया? 18.5 लाख हो गया। इतने अगले साल की डेप कितनी वैल्यू तो लगोगी? डेप्रिसिएशन टू पीपी 15% का रेट है, 18.5 लाख का 15% करोगे? इधर एंट्री क्या डालोगे? डेप्रिसिएशन टू पीपी, डेप्रिसिएशन इधर कितनी लगा दी थी हमने? 20 लाख का लेजर खड़ा था, 3 लाख की डेप लगाई थी। कितना खड़ा है डेप एसेट में? 17 लाख खड़ा है, तो उधर कितना लगेगा? 17 लाख का वैल्यू में फर्क आ जाएगा। यस, जाने दो जाने दो, काउंटिंग सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल बात क्या है, एसेट के लिए अगर ग्रांट आएगी, दो ऑप्शन है, या तो सर एसेट में प्लस कर दो ना, माइनस करो, एंट्री पा के देख लो बस। बैंक ऑन डेबिट टू एसेट जो ग्रांट आएगी, या फिर बैंक ऑन डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट। अगर आपने ग्रांट डेफर कर दी तो आप क्या करते जाओ? फ्यूचर में उसको मॉडिस करते जाओ, पीएनएल में शिफ्ट करते जाओ। और अगर आपने एसेट की वैल्यू कम कर दी, एसेट में से माइनस कर दिया, तो जी फ्यूचर के डेप कटा के लाओ। एसेट जो अगर माइनस नहीं किया, फिर डेप पता वड्डी वैल्यू तो लगी, ग्रांट अड तो पीएनएल जो तो रिफंड करना है। एसेट माइनस किया सी तो एसेट प्लस कर दो, एसेट टू बैंक। उधर डेफर्ड ग्रांट डेबिट टू बैंक, अगर कुछ ज़्यादा देना पड़ गया तो पीएनएल डेबिट कर देने के बाद फ्यूचर की डेप फ्यूचर वाली वैल्यू पे। वेरी सिंपल। और ना, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ग्रांट का क्वेश्चन आंदा भी है ना, तो एसेट ਦੇ रिलेटेड ज़्यादा चांसेस आन दे। ਵੀ OS 10 ਨਾਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿक्स करके बना सकते हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए ग्रांट आ रही है तो क्या करें? बैंक ऑन डेबिट टू, बचपन में जो करते थे सेम ही। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस के लिए आ रहा है, वो रेवेन्यू खर्चा जिस साल में पीएनएल में डेबिट करोगे, क्या ग्रांट भी उसी साल में पीएनएल में क्रेडिट होनी चाहिए? तो अगर तो करंट ईयर में आपने पीएनएल में खर्चा कर दिया तो करंट ईयर पीएनएल क्रेडिट कर दो। अगर आप फ्यूचर में खर्चा करोगे तो एक बार के लिए डेफर ग्रांट, जिस साल में आप खर्चा करोगे उस साल पीएनएल डेबिट, उसी साल डेफर ग्रांट को अमॉर्टाइज कर देना इनटू द पी। और अगर आप खर्चा 4 साल में करोगे तो डेफर ग्रांट भी पीएनएल में 4 साल में अमॉर्टाइज करते रहना। और अगर ये ग्रांट रिफंड करनी पड़ गई तो लेजर खुला पड़े तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट, लेजर नहीं है तो पीएनएल डेबिट टू बैंक। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जब पैसा आएगा तो बैंक ऑन डेबिट, एसेट स्पेसिफिक नहीं है ये, एसेट स्पेसिफिक थी, ये लमसम आ गई, लमसम आ गई तो बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और जब रिफंड करेंगे तो कैपिटल रिजर्व टू अमोर्टाइज नहीं करना। फिनिश। ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वाली जो होती है, नो नीड टू अमोर्टाइज। कैपिटल रिजर्व वाली वैल्यू वैसे पीएनएल में नहीं लेके जाते कभी।
एक ही क्वेश्चन पे स्टार मार्क है, 6वां ये देख ले। ध्यान के रखना है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो तो जितनी वैल्यू पई है उस ना डेप ला दो। कहता है ये परचेज अ मशीन 40 लाख की, यूजफुल लाइफ कितनी है 4 साल, रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 8 लाख। 4 साल की अगर लाइफ है, 8 साल की रेजिडुअल वैल्यू है, तो 32 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करके पर एनम की डेप आ गई 8 लाख डेप पर एनम। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कितनी होगी 16 लाख। अगर ग्रांट रिसीव ना होती तो 8 लाख की डेप। मशीन परचेज कर ली 40 लाख की। कहता शो द एंट्री टू बी पास एट द टाइम ऑफ द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द थर्ड ईयर एंड द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। पहले तो आप क्वेश्चन में ये जजमेंट ले लेना कि ग्रांट कब मिली। अगर तो आपको साल के स्टार्टिंग में मिल गई, दो केस चल रहे हैं आपके, यहाँ तो क्रेडिट ऑफ फिक्स एसेट या डेफर्ड ग्रांट, या तो पीपीए अकाउंट में डाली या फिर डेफर करी। अगर तो पीपीए अकाउंट में डाल दी, 40 लाख चो फिर तो 16 लाख कट गया एट द टाइम ऑफ। अच्छा हूँ आप रिफंड तक कदों कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं हम थर्ड ईयर में। टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इज थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में रिफंड कर रहे हैं। मिली कब होगी, कुछ नहीं दिया तो स्टार्टिंग में मिल गई होनी है। तो स्टार्टिंग में एसेट पहले आपने क्या किया, डेबिट कितना 40 लाख, फिर उसमें क्रेडिट कितना हो गया 16 लाख, नेट कितना रह गया इधर 24 लाख। डेप्रिसिएशन पहले साल की कितनी आएगी, बुक वैल्यू कितनी पड़ी है 24 लाख माइनस डेप रेजिडुअल वैल्यू कितनी 8 लाख डिवाइड बाय 4 साल की डेप, 4 लाख पर एनम क्या होगी डेप फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल की डेप कितनी 4 लाख, दूसरे साल की डेप कितनी 4 लाख। थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर में फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में रिफंड कर दी, मतलब थर्ड ईयर ड्यूरिंग द ईयर रिफंड कर दी होगी। ड्यूरिंग द ईयर रिफंड कर दी होगी तो एंट्री क्या करेंगे, पीपी डेबिट फिर से टू बैंक का। अच्छा रिफंड कितना करेंगे 16 लाख पूरा ही करेंगे। अच्छा बुक वैल्यू पहले कितनी खड़ी थी 24 लाख खड़ी थी स्टार्टिंग में। पहले साल की डेप कितनी लगी 4 लाख, दूसरे साल की डेप कितनी लगी 4 लाख, रह कितना गया 16 लाख रह गया। 16 लाख में और डेबिट कितना कर दिया हमने 16 लाख, टोटल कितना हो गया आपका 32 लाख। डेप फॉर थर्ड ईयर कितना, डेप थर्ड ईयर की एसेट दी लेजर तो बुक वैल्यू कितनी है 32 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 60 लाख की अज भी, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ की थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर 2 साल। सीडी की नहीं रहेगी, 32 चो 12 लाख घटा के कितना रह गया 20 लाख की रह गया, पीपी दी सीडी रह गई। तो पीपी की डेप्शन 12 लाख लग गई बस सेकेंड ईयर की। ठीक हो गया जी। यही अगर हम डेफर कर रहे होते, डेफर कर रहे होते तो पहले साल में एसेट कितना रहता 40 लाख, डेप्रिसिएशन कितनी आती फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की, 40 लाख माइनस 8 लाख डिवाइड बाय 4 साल करते हुए 8 लाख आंदा। और जब थर्ड ईयर में रिफंड कर देते तो एंट्री क्या करते, तो रिफंड के टाइम पे प्लस अमोर्टाइज करते रहते हैं ना। अमोर्टाइज कितना करते, डेप्रिसिएशन का रेट 15% था, 15% तो अमोर्टाइज करी चलो। डेप्रिसिएशन अगर एसएलएम तो एसएलएम तो अमोर्टाइज करी चलो। ग्रांट आई कि नहीं अपन 16 लाख दी, तो 16 लाख की अगर ग्रांट आई है डिवाइड बाय 4 साल, तो पर एनम का अमोर्टाइज कितना हो गया 4 साल, 4 लाख पर एनम। तो आपने डेफर्ड ग्रांट पहले क्रेडिट कितना किया था 16 लाख, उसमें से 2 बार डेबिट कर दिया होगा 4 लाख, और 4 लाख का रह कितनी गई 8 लाख। तो जब रिफंड करोगे एंट्री करोगे, डेफर्ड ग्रांट कितना डेबिट 4 लाख 8 लाख, पी एंड एल डेबिट कितना 8 लाख, टू बैंक कितना 16 लाख। नोट्स में एक बात लिखी हो,
मिल गया आपको नोट से? कई नंबर? 32 मेरे। ये जो मोर्टाइज ग्रांट कर रहे हैं ना, पीएनएल यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखा है ये? जहाँ पे पीपी का लिखा हो तो ऑप्शन नंबर 2 डेफर्ड ग्रांट अगर आती है तो मोर्टाइज करनी है। हेलो। पार्क पनोरमा फाइल लगे शाम को करनी है, वैसे ये छोटा टॉपिक अभी। हो गया यार, अच्छा काम ही है, चले आगे। बोलो। ले नोवा देख लो। क्या तो हम चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, इट इंक्रीज द सैलरी ऑफ डॉक्टर एंड स्टाफ एक्सेट्रा टू द एक्सटेंट ऑफ 30 लाख पर एनम। एज अ सपोर्ट फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, a lump sum payment of 90 lakh मिल गया to meet the salary expense for the period of next 5 years। ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੰਨੇ ਆ हॉस्पिटल ਆਪਾਂ सैलरी कितनी देने लोगों ਨੂੰ 30 लाख रुपया पर एनम दी। अगले 5 साल में सैलरी कितनी दे देंगे? 30 लाख इंटू 150 लाख की दे देंगे। और सरकार ने ग्रांट कितने की दी आपको? 90 लाख की। और कैसे दे दी? लमसम दे दी। कहते हैं 90 लाख का दे रहे हैं टू मीट द सैलरी एक्सपेंस फॉर द 5 ईयर्स। बताओ। कहता पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रांट। जब ग्रांट मिलेगी तो एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू डेफर्ड ग्रांट 90 लाख। पहले साल के एंड पे कितना मोर्टेज करोगे इन द पी एंड एल? 18 लाख। 90 लाख डिवाइड बाय 5 साल तक आ जाएगा। और जब पे करेंगे तब क्या करेंगे? रिफंड करना पड़ गया अगर, रिफंड करनी पड़ेगी। डेफर्ड पड़ी है, डेफर्ड डेबिट पी एंड एल डेबिट टू बैंक। डाउट ये आएगा कि ये जो आनी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डाउट ये आएगा कि सर ये जो डेफर्ड ग्रांट अमोर्टाइज कर रहे हैं पी एंड एल में इसको कहाँ पे दिखाओगे? अदर इनकम में दिखाओगे, सैलरी एक्सपेंस माइनस करके?
कैसे करेंगे ना पी एंड एल में जाकर के अदर इनकम दिखाएंगे या सैलरी एक्सपेंस कम करके, सैलरी एक्सपेंस कम करके दिखाना, कम दिखानी है। You are required to pass the entry in the books of the account for the grant if the refund is if the grant was shown as separately as other income। शायद इसमें ऑप्शन रहती है। जेडी ग्रांट डेफर कर दिया, देखियो अगर अपनी एसेट के लिए ग्रांट आई, उसने अपन ने उसको डेफर कर दिया, जब डेफर कर दिया तो क्रेडिट बैलेंस है तो एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे, लायबिलिटी वाली साइड दिखाएंगे, लायबिलिटी वाली साइड दिखाओगे। कहाँ पे दिखाओगे, कोई लायबिलिटी दिखाएंगे नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे, क्योंकि फ्यूचर जाके पी&एल से जुड़नी है ना। एक इनकम डेफर कितने वाला साहब है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू है ना, थ्योरेटिकल सा कुछ नहीं। प्रैक्टिकल आ गया ना, बहुत है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हमने बहुत ग्रुप देने हैं। दोनों ऑप्शन ही दे रखे हैं। जब आप रेवेन्यू रिलेटेड आएगी ना, तो जब पी&एल में इनकम बुक करेंगे, पी&एल में जब क्रेडिट करेंगे तो दोनों ऑप्शन है, एक्सपेंस भी रिड्यूस कर सकते हो या अदर इनकम भी देख, दोनों ही ऑप्शन है, तो दोनों ही सही है, गलती से सही है। हो गया यार। सर इंटरिम हो गया, डिसकंटिन्यूइंग इस बार आ गया, नहीं आएगा, ये हो गया, ये थ्योरी है, छोड़ दो छोड़ दो, इवेंट आफ्टर हो गया, ये हो गया, रिलेटेड छोड़ दो, फ्रेमवर्क पे आ जाओ एक तो, और एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे आ जाओ। ब्रेक क्या होता है, एमसीक्यू करेंगे, आगे तोड़ूंगा मैं आपको, आ जाओ। मंडे को टेस्ट की तैयारी करोगे, ट्यूसडे को टेस्ट है, 1 जुलाई से इनकम टैक्स शुरू करना। ट्यूसडे को ऐसा करना, सुबह आ जाना, एक टेस्ट देना, 8 बजे आ जाना, टेस्ट देना 8 से 11, 11 से 1 तक मैं चेक कर दूंगा आपको, पर देख लेंगे, फिर 2 से 5 एक और टेस्ट देना, 1 से 4 एक और। फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, सिंपल बात है यार, या तो गोइंग कंसर्न एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर गोइंग कंसर्न सीज हो गया तो क्या करना है, सारे एसेट सारी लायबिलिटी पेबल या रिसीवेबल वैल्यू पे दिखाना है, बस इतना ही काम है, और कुछ भी नहीं है, सूखा सा। और एक ना वो वाली क्वेश्चन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, एग्जांपल सुनना कोई तो। क्या था, बंदा क्या ले गया, मिस्टर मूर्ति वाइल विड्रॉ 10,000 फॉर द पर्सनल पर्पस, विड्रॉ ₹10,000 कैश ले गया, बुक का पे नंबर 182, ढूंढने में टाइम लग रहा था। हो गया आपका, मैं शुरू करूँ। क्या था वो, 10,000 तो कैश निकलवा के ले गया फॉर द पर्सनल पर्पस, एंड ऑल्सो गुड्स ले गया कितने के, 5,000 के, विड्रॉ ₹10,000, बस 5,000 के गुड्स ले गया फॉर द पर्सनल पर्पस। क्या करना है, कैश कम होगा एक तो, एक कैपिटल कम होगी, एक एसेट कटिया, एक कैपिटल कटी, किन्ने नाल 10,000 नाल, 5,000 ਦਾ ਹੀ करना है, जेडी इन्वेंटरी ले गया, जो गुड्स ले गया उससे, बता दो यार। लाइब ये कर रहे हैं ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आप कैश कढ़ा के ले गए, एक तो एसेट कट गया 10,000 ਨਾਲ, एक कैपिटल कट गई 10,000 ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੱਟੂਗਾ, ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ कैपिटल कट गई, बस पटाखा ਜਿਹਾ काम। कहता 15,000 वर रिसीव्ड अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, तो क्या होगा इसका इफेक्ट, कैश बढ़ेगा, बीआर कटेगा, तो कैश ही प्लस प्लस 15 माइनस। कहता है डिविडेंड अर्नड ऑन द इक्विटी शेयर हेल्ड, क्या करना है इसका, डिविडेंड अर्नड ऑन द इक्विटी शेयर हेल्ड, डिविडेंड पे करने की बात है, इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी हमारे पास, पड़े नहीं,
15% ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी 100 ईच ऑन 1000 इक्विटी शेयर, तो फेस वैल्यू कितनी होगी 1000 इंटू 100 पर हेल्ड एट 12,000 है। क्या माने? वो गल ही है नहीं। 1 लाख का फेस वैल्यू मान लेनी चाहिए है। मान लो 1 लाख का 15% कितना हो गया 15,000। 15,000 से क्या होगा? एक तो कैश आएगा, डेबिट टू प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल प्लस 15,000 फिगर देखते हैं। 15,000 या कुछ और है? 15,000 ही है। 15,000 प्लस हो गया और कैपिटल प्लस। अच्छा करना है पता क्या है, पहले आपको ओपनिंग कैपिटल दी होगी, लाइबिलिटी, और ये इन्होंने प्रेजेंटेशन चाहिए कितना है भी हर बार नवी नवी कड्डी गए। आप ऑब्वियसली पेपर चाहे नहीं करांगे। आप 12 लाख ਦੇ ਵਿੱਚ बस कल्ला आप प्लस या माइनस कर देंगे, क्लोजिंग कहते हैं 11 31 आ गया, दैट्स इट। प्रेजेंटेशन ओपनिंग अब प्लस या माइनस लिखते चलो, इसमें कह देना प्लस, इसमें कह देना प्लस, बार बार ये क्लोजिंग ना निकालना। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, यस। दूसरा क्वेश्चन बस हो गया। इसमें क्या अगर आपका सीज हो जाएगा तो क्या? थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक ही बात है। थर्ड क्वेश्चन में कौन दोनों केस कर लेते हैं, गोइंग कंसर्न है या नहीं है। नॉर्मल वाला केस ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ गोइंग कंसर्न ਹੁੰਦਾ है कि नहीं ਹੁੰਦਾ, तो वो नॉर्मल है। तो पहला केस क्या बनाना है, एज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। तो पहला केस नॉर्मल, दूसरा केस स्पेशल नॉट गोइंग कंसर्न। The remaining life of the PP is 5 years. The pattern of use of the asset is even. 5 साल की रिमेनिंग लाइफ पड़ी है। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द पीपी कितना है 60,000। नॉर्मल के केस में हम क्या ये नेट रिलाइजेबल वैल्यू पीपी की मैटर करती है हमें नॉर्मली। नॉर्मली हम क्या करेंगे कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, अगर आपकी 5 साल, तो आप क्या करोगे, बस सिंपली हमने करना क्या है पता है क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पी एंड द बैलेंस शीट ऑफ द ट्रेडर। पी भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। जब भी आपको डाटा दे रहा है कब का, 31 मार्च 2001 का, तो थल्ले आके कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल एज ऑन 31 मार्च 2002, कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2002, का मतलब क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। हमने क्या बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। 1 साल का गैप, ये 31 मार्च 2021 मान सकते हैं। 31 मार्च 2021 मतलब 1 अप्रैल 21 की बैलेंस शीट दी हुई है, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट बनानी है, और P&L आपने बनाना है 21 22 का। ठीक हो गया। अब आपको रिमेनिंग लाइफ कितनी दे रखी थी, 5 साल, तो रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। और पीपी की वैल्यू देखो 31 मार्च 2022 की दी है। अपन तो मैटर नहीं करता, आप ही कराएंगे बस। 65,000 डिवाइड बाय 5 साल, पर एनम डेप कितनी होगी 13,000। करंट ईयर डेप कितनी 13,000 तक, सीडी कितना रह गया 65 जो 13 घटा के 52। तो बैलेंस शीट में नॉर्मली एसेट कितना दिखाओगे 52, और उधर से P&L में नॉर्मली क्या दिखा दोगे 13,000 की डेप। पर अगर अपना गोइंग कंसर्न सीज हो गया तो एसेट कितने में दिखाएंगे, सेलेबल वैल्यू। अगर गोइंग कंसर्न सीज हो जाए तो सारे एसेट सारे लायबिलिटी सेलेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। 60,000 ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 60, ਬੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 65, ਡੈਪ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ 5,000। तो ਡੈਪ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5,000, ਸੀਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ट्रेडर्स परचेज एंड सेल अमाउंटिंग टू 4 लाख एंड 4.5 लाख रिस्पेक्टिवली। ये तो 4 लाख से 4.5 लाख दोनों पासे सेम ही रहूगा। कॉस्ट एनआरवी ऑफ द स्टॉक कितना दे रखा है 32,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च ਨੂੰ कॉस्ट है 32, एनआरवी 40, विच एवरेज लोअर कितना हो गया 32। नॉर्मली 32 पे दिखाएंगे। इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न सेलेबल वैल्यू कितनी है 40, तो कितने में दिखाएंगे 40। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग में आ गया और एक बैलेंस शीट में आ गया 32 और 40। उधर से एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना 10% ऑन द लोन ऑफ 3500 फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,900 की एक्सपेंस अमाउंट टू कितना 14,900 इंक्लूडिंग 10% का लोन है ऑफ 3500। कितना ही जाता है, तो कुछ नहीं, खर्चा इतना है, क्या करना है बस। P&L में दोनों पासे खर्चा बुक कर दो 14,900, दोनों पासे सेम ही रहेगा, इसका तो और कुछ नहीं।
कुल मिला के जो जनरल एक्सपेंसेस है ना उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू में फर्क आता है, और जो खर्चा एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है वो खर्चा चेंज होता है। और ये 10% लोन का क्या करना है भाई? लोन 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 कुछ नहीं करना। लोन कितने का काटा? 35 का, तो कितने पर दिखाओगे? 35 दिन आएंगे। 35,500 कैसे हो गया? लिखा होगा लोन प्रीपे करने की पेनल्टी। देयर इज एन अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी। हाँ, अगर आप बिजनेस बंद करेंगे तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, तो हाँ जी कंसिडर करना पड़ेगा। 2500 पीएनएल में खर्चा बुक करोगे और डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर द 5 ईयर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 10,000। नॉर्मली क्या करेंगे हम? 10,000 डिवाइड बाई 4 करके 2500 इस साल में राइट ऑफ कर देंगे। क्लोजिंग में एसेट कितना रहेगा? 7500। क्लोजिंग में एसेट कितना रहेगा नॉर्मली? 7500 और 2500 का बिल में खर्चा। पर अगर गोइंग कंसर्न सीज हो जाएगा तो सारे राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि जीरो और इधर सारा ही कितना आ गया? 10,000। ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर को कितना काटा है? 25 ईयर ऑफ 2 ईयर इज डाउटफुल। कलेक्शन ऑफ अनदर कस्टमर 4 ईयर डिपेंड अपॉन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू अदर कस्टमर। 25,000 के डेटर है, 2,000 के तो डाउटफुल है। 2,000 की तो नॉर्मल केस में प्रोविजन खड़ी करनी है। अगला की है कलेक्शन ऑफ अनदर। अगला 4,000 मैंने कदों मिलूगा? ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट सप्लाई टू अ कस्टमर। मैं कस्टमर ने प्रोडक्ट बेचा सी, अगर तो इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगी तब मिलूगा, अदरवाइज नहीं मिलूगा। अगर तो नॉर्मल केस है, गोइंग कंसर्न है, क्या उड़ीक करते रहेंगे? हाँ हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, हो जाएगा, तो वेरी वेरी हाई चांसेस रिसीव हो जाएगा। पर अगर हम गोइंग कंसर्न बंद कर रहे हैं, आफ्टर सेल उसको देनी नहीं, उसका इंस्टॉल होना नहीं, पैसे मिलने नहीं, नेट किन्ने ते रिकॉर्ड कर लो 6 घटा के, इधर 19 ते इधर 19 कितना था प्रोविजन उस हिसाब नाल 6 दी ते इधर दोगे, समझ गए? हाँ 4,000 तक ही सीन है। अगर तो गोइंग कंसर्न सीज हो जाएगा तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम बंद कर देंगे, उसको सर्विस देंगे नहीं, उसका इंस्टॉल होगा नहीं, हमें वो पैसे देगा नहीं। क्लोजिंग ट्रेड पेबल, नॉर्मल का केस हो ट्रेड पेबल के अगेंस्ट प्रोविजन खड़ी नहीं करते तो ट्रेड पेबल कितने में दिखाएंगे? 12,000 में दिखाएंगे नॉर्मली। पर अगर गोइंग कंसर्न सीज हो जाएगा तो जो भी पे करेंगे 11,400 कटा के तो इनकम बुक कर लेंगे। फिनिश। ओपनिंग स्टॉक जो पिछली बैलेंस शीट में पड़ा हुआ एसेट उठा लिया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आ गया, कैपिटल में प्लस कर लिया, जय माता दी होगी। लास्ट क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन पता है की करना होता है? कैपिटल कितनी मेंटेन करके चलनी है, मैक्सिमम कितने पैसा विड्रॉ कर सकते हो बिजनेस से, ये निकालना है। छाड़ा ना, छाड़ा नहीं, बहुत टाइम बाहर हो जाओ उधर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच कैन बी विड्रॉन। जो घर पे लेके जा सकते हैं, ड्राइंग कितनी कर सकते हैं वो निकालना हमने। ये पता है की होता है? ओए अच्छा भी, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद ब्रेक ही है, ब्रेक ही है तो वाला। हो गए सारे टॉपिक बस, फिनिश। हाँ एमसीक्यू कराऊंगा मैं। और नहीं सर, वो कराने वाले हैं सर, कराएंगे तो बात बनेगी ऐसे। इनफैक्ट सही बताऊँ तो मेरी खुद की करने की इच्छा है, तो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि वो मिक्स तो आते हैं, अकाउंट्स के मिक्स तो आते हैं। तो साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 15 लाख की। साल में स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी? 15 लाख। आपा की कितना? ची परचेज 1500 यूनिट एट 1000 ईच। 1500 यूनिट खरीदे 1000 रुपए ਨੂੰ। 15 लाख की कैपिटल ने, कैपिटल ने सारी इन्वेंटरी लियांदी। 1500 इंटू 1000, 15 लाख ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ क्या? शी सोल्ड द इंटायर स्टॉक 1500 ਨੂੰ। 1500 ਨੂੰ माल बेचता, 1500 यूनिट बेचते तो 22.5 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। कैपिटल का सीडी कितना है? 22.5 लाख। डाउट ये है कैपिटल कितनी विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं, डिपेंड करेगा, 3 तरीके हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड क्या बोलता है? कैपिटल जितनी पहले से खड़ी कर रही, मतलब स्टार्टिंग ही तो कितनी 15 लाख, तो कैपिटल का सीडी 15 लाख बहुत है। ਪਿਆ किन्ने 22.5, विड्रॉ किन्ना कर सकते हैं? 7.5। इतना वर्डिंग चेंज कर लियो। 15 लाख की आ गया ओपनिंग इक्विटी, मतलब
कैपिटल टू बी कैरी फॉरवर्ड, कैपिटल टू बी कैरी फॉरवर्ड। और ये क्या आ गया 22.5 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल एट ईयर एंड। अजय ने जो खड़े ने उनके उधर जाए खड़ो प्लीज, क्लास से लेना डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, मैं ना 2-3 मिनट से नीचे आ गया, मैं चेक कर रहा बस, फिर उनके बंद कर दो। तो 22.5 लाख करंट परचेजिंग पावर क्या है? ओपनिंग इंडेक्स 100 था, क्लोजिंग इंडेक्स 125 हो गया। अगर बाजार की इन्फ्लेशन होगी तो कैपिटल भी अपन ज्यादा रखनी चाहिए। स्टार्टिंग कैपिटल कितनी सी? 15 लाख। 15 लाख ना, 15 लाख, हाँ 15 लाख। 15 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 125 एक ही आ गया। क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल कितनी कैरी फॉरवर्ड करनी है, हो गया। सारे केसेस यही है, आपकी चीज आ गई, कैपिटल कितनी कैरी फॉरवर्ड करनी है और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी भी है इतनी। और फिजिकल मेंटेनेंस क्या कहता है? अपने को जी ओपनिंग कैपिटल सी वो च आप किन्ने गुड्स परचेज कर पा रही सी 1500, कैपिटल उन्नी कैरी फॉरवर्ड करो भी 1500 यूनिट हले भी परचेज कर पाऊँ। फिजिकल परचेजिंग पावर आपकी उतनी रहनी चाहिए, फिजिकल यूनिट। गुड्स कितने हो गए 1350 दे हजार 1500 इंटू 1350, पहले 1500 ले पा रहे थे ना, तो 1500 इंटू 1350 ये आपका ये हो गया, क्या बता दी होगा, एक ही आ गया कैपिटल कितनी विड्रॉ कर सकते, ठीक है जी। ये वाला भी हो गया आपका एडवांस काउंट आपका फिनिश। थैंक यू।